मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज। बच्चों, अभी तक हमने शक्ति के बारे में जाना कि शक्ति किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करती है और कैसे अपना कार्य करती है। आज हम सत्ता के बारे में जानेंगे कि राजनीति में सत्ता का क्या महत्व है और सत्ता किस प्रकार से व्यक्तियों को, राजनीति को, सबको प्रभावित करती है। सत्ता तो राज व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। यह शक्ति प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होती हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र में सत्ता का अधीनस्थों अर्थात जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है। अर्थात राजनीति में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी में भी सत्ता के बिना व्यवस्था को देखना सही नहीं कहा जा सकता है। सत्ता की अवधारणा, उसकी अर्थ और व्याख्याएं क्या हैं, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। समाज विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कोश के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सत्ता की अनेक व्याख्याएं की गई हैं, किंतु अपने सभी रूपों में सत्ता शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व से जुड़ी हुई है। बायस्टेड सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। एलन के अनुसार सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियाँ एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। इस प्रकार सभी विद्वानों ने सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने और आदेश का पालन करवाने वाली उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इन सभी परिभाषाओं में सत्ता के औपचारिक पक्ष को या मात्र कानूनी पक्ष को ही दृष्टि में रखा गया है तथा इस प्रकार से ये परिभाषाएं सत्ता के केवल एक ही पक्ष को स्पष्ट करती हैं। आदेश के पालन का एक आधार अधीनस्थ अथवा उन्हें निर्देश के दिए जाते हैं उनकी सहमति होता है। सत्ता शक्ति के समान शासितों के आधार पर नहीं अपितु उचित होने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। इस प्रकार सत्ता केवल मात्र वैधानिक या कानूनी पक्ष से ही नहीं मानी जा सकती, बल्कि सत्ता में और भी तत्व हैं जो पाए जाते हैं। विद्वानों के अनुसार सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति और आदेशों का पालन करवाने वाले अधीनस्थों के बीच सहमति पर आधारित संबंधों को जन्म देती है। इस प्रकार सत्ता के दो पक्ष हैं, निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति तथा उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। अर्थात सहमति और आदेश या निर्णय, जब तक ये सब आपस में नहीं मिलेंगे सत्ता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सत्ता की प्रकृति। सत्ता की प्रकृति के संबंध में विचारों में भेद है। इस संबंध में प्रमुख रूप से दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ये दोनों ही सिद्धांत प्रोफेसर बीच द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। औपचारिक सत्ता सिद्धांत और दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। पहला औपचारिक सत्ता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है कि एक व्यक्ति जो आदेश देता है, भले ही वह अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो, योग्य भी नहीं हो, कार्य करने की दृष्टि से भी उसमें गुण ज़्यादा नहीं हो, फिर भी वह आदेश निर्देशित देता है और उसे आदेशों का पालन किया जाता है। स्वीकृत सिद्धांत। इन यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं और यह स्थिति बन जाती है। वस्तुतः सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रतिपादित इन दोनों ही सिद्धांतों की अपनी दुर्बलताएं हैं और इन्हें अतिवादी कहा जा सकता है।
जिसके अंतर्गत सत्ता की अवधारणा में संस्थागत औचित्यपूर्ण शक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यही उचित दृष्टिकोण है कि राजनीति विज्ञान में सामान्यतः इसी को अपनाया गया है। सत्ता के अपने स्रोत हैं, इसके प्रकार हैं कि सत्ता कितने प्रकार की होती है और इसके क्या स्रोत हैं। सत्ता की अवधारणाओं की विवेचना सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन आदि के समय से होती आ रही है, किंतु इसकी विस्तृत विवेचना 20वीं सदी में राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण मैक्स वेबर द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने इसके 3 प्रकार बताए हैं। पहला परंपरागत, दूसरा बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता और तीसरा है करिश्मात्मक सत्ता। परंपरागत सत्ता जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहलाता है, अर्थात जैसा होता आया है वैसा ही करना। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र अस्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण करते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा। वैधानिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता, जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचन मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब यह सत्ता का बौद्धिक तार्किक आधार होता है। करिश्मात्मक सत्ता, जब व्यक्ति सत्ताधारी के व्यवहार से या उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उसके आदेशों की पालना करते हैं, तो उसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माती एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। स्पष्टतः मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मैक्स वेबर बतलाता है कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर एवं भजनशील होती है, अतः उसे सबलता प्रदान करने के लिए उसमें परंपरागत एवं करिश्माती तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। इस चीज़ को मैक्स वेबर ने एक सारणी के द्वारा भी हमें समझाने का प्रयास किया है। संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है और सत्ता के इस आधार पर व्यापक संदर्भ में सत्ता के और भी कई प्रकार बताए हैं। क्षेत्रीयता की दृष्टि, सरकार के परंपरागत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, संवैधानिक आदि दृष्टिकोण हैं। सत्ता की अपना एक आधार है, जैसे सत्ता एक ऐसा स्वतंत्र परिवर्ती है जिसका शक्ति, प्रभाव आदि से घनिष्ठ संबंध होता है। सत्ता के अनेक स्रोत व आधार होते हैं। सत्ता का मूल आधार तो औचित्यपूर्णता ही है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थ के पास एक तटस्थ क्षेत्र का होता है, जिसके अंतर्गत आने वाले मामलों में वह सत्ता के आदेशों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता है। स्वीकृति का यह क्षेत्र सीमित होता है तथा घटता बढ़ता रहता है। अधीनस्थ की दृष्टि से आवश्यक है कि आदेश समस्त संगठन के लिए हितकारी हों तथा उसके व्यक्तिगत हित में भी हों। वह पुरस्कार, प्रशंसा, लालच एवं दंड के भय से भी आदेशों की पालना करता है। सत्ता की स्वीकृति का यह क्षेत्र असीमित नहीं होता है, न ही अपरिवर्तनीय होता है। सत्ताधारी की स्थिति सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच संबंधों की स्थिति और अन्य तत्वों के आधार पर कम और ज़्यादा होती रहती है। सत्ता किस आधार पर सत्ता का पालन किया जाता है, अर्थात सत्ता के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। मैक्स वेबर, मेरी पार्कर, पालेट, चेस्ट बर्नार्ड के द्वारा भी इस संबंध में विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन साइमन के विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे इसके 4 लक्षण बताते हैं: विश्वास, एकरूपता, दबाव एवं वैधानिकता। विश्वास के बारे में उनका कहना है कि अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन भी उतना ही ज़्यादा होता है। एकरूपता, जब मानव स्वभाव
वह उन लोगों से परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके विचारों और आदर्शों की एकरूपता को सामंजस्य रखते हैं या समन्वय रखते हैं। राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों एवं सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है। दबाव। अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक संगठन और प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्पसंख्यक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास या एकरूपता का प्रभाव कम पड़ता है, बल्कि दमन और दबाव की भाषा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। वैधानिकता। साइमन के मत में सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा हो जाता है, तब सत्ता की प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचता है। वस्तुतः ये सभी तत्व सत्ता पालन के मिले जुले आधार हैं और ये उसमें कार्य करते हैं। सत्ता के अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी कुछ कमियां भी हैं। सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सभ्य और सुसंस्कृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जिनका पालन किया जाना नितांत आवश्यक है। अर्थात सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाई जानी बहुत ही जरूरी भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। सत्ता को संवैधानिक कानूनों एवं राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर कार्य करना होता है। वह सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और नैतिक अवधारणाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती है। प्राकृतिक सीमा इसका पहली सीमाएं हैं इसके ऊपर। ये अधिकार नहीं हो सकता किसी राज्य व्यवस्था को कि वह नागरिकों को उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रताओं या सीमित संपत्ति से भी वंचित कर दे। नैतिक धार्मिक विश्वास। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रति प्रतिकूल आदेश देती है, तब उसका पालन करवाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। संस्कृति लोगों की उस जीवन का ढंग का नाम है जो उसके अपने आप को कला, साहित्य, धार्मिक, फैशन, संगीत, आचार विचार के रूप में प्रकट होती है। संविधान, नियम और उपनियम। प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बना लेती है और उनके बिना सत्ता का काम नहीं हो सकता। आर्थिक सीमाएं भी सत्ता पर होती हैं। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं। अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों का द्वारा निर्मित संघ। इन अधीनस्थों की क्षमता की सीमाएं सत्ता की सीमाएं निर्धारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी संगठन के अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आशंका मान्यता ने भी सत्ता पर सीमाएं लगा दी हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन साथ ही वह यह सत्य है कि राज्य सत्ता द्वारा मनमाने तौर पर इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। राजनीतिक चिंतन की सार्थकता सत्ता को सामर्थ्य प्रदान करने तथा साथ ही साथ उस पर सीमाएं लगाने में ही है, जिससे सत्ता की जनहितकारिणी स्थिति बनी रहे।